हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम BHTC 131 की जो इकाई 8 है, जिसका नाम है रीति काव्य परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ, इसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना की। तो हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर हम देखें तो उनके अनुसार 1643 से 1843 ईस्वी तक इनका समय काल माना गया है रीतिकाल का। ठीक है, और ये जो है भक्ति काल के बाद आता है, और ये जो काल था रीतिकाल, वो बहुत ही अशांत और अव्यवस्थापूर्ण युग रहा था। ठीक है, इस समय जो था मुगल शासन की जो शक्तिहीनता जो थी वो दिखाई देती हमें। बाहरी आक्रमण जो थे और पारस्परिक युद्ध और कंपनी का शासन भी विस्तार होता है इसी काल के अंदर। और जैसे कारणों से हिंदी प्रदेशों में अशांति फैली थी, इन परिस्थितियों ने साहित्यकारों को प्रभावित भी किया, जिससे रीतिकाल में भक्ति के स्थान पर श्रृंगार काव्य प्रमुख हुआ। और यह बदलाव और कवियों का जो श्रृंगारी रुझान जो था तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिवेश का परिणाम रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रीति काव्य का अभिप्राय क्या है, रीतिकाल का अर्थ और स्वरूप की बात करेंगे। तो समाज और रीति काव्य को अगर हम देखें तो रीतिकाल एक ऐसा युग था जिसमें सामंतवादी पद्धति और उच्च वर्ग के वैभवपूर्ण जीवन का प्रभाव हमें देखने को मिला था। इस समय समाज में श्रृंगार और विलासिता की प्रवृत्तियां बढ़ी और काव्य में श्रृंगारी भावनाएं जो थी वो प्रमुख हो चुकी थी। अब राजाओं का प्रभाव क्या था, तो मुगल शासक शाहजहां के प्रादेशिक शासकों के दरबार में कविता और कला का प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, और कवियों ने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगारिक काव्य की जो रचनाएं थी वो करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, अब काव्य का उद्देश्य और रूप क्या था इसमें रीतिकाल में, तो रीति काव्य के अंदर काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन हुआ। ठीक है, और कविता का उद्देश्य था आश्रयदाताओं की रुचि के अनुरूप श्रृंगारी विषयों का निर्माण करना। ठीक है, काव्य की प्रवृत्तियां अगर हम देखें तो रीतिकाल में श्रृंगार प्रमुख काव्य की प्रवृत्ति रही थी। ठीक है, जबकि जो अन्य काव्य थे जैसे कि भक्ति, वीरता, नीति और प्रकृति का महत्व जो था वो गौण था। ठीक है, ये बाद में इसके ऊपर रचनाएं होती थी। सबसे पहले जो प्रमुखता दी जाती थी वो श्रृंगारिक काव्य को दी जाती थी। ठीक है, और बाकी जो ये अन्य प्रकार थे इनको ऑप्शन की तरह रखा जाता था। अब अगर हम बात करें फारसी और संस्कृत का प्रभाव का, तो फारसी और संस्कृत का क्या प्रभाव रहा, तो मुगल शासकों के प्रभाव से फारसी साहित्य और भाषा का प्रभाव भी बढ़ा इसमें, जिसमें ब्रज भाषा में फारसी शब्दावली का भी समावेश हो चुका था। ठीक है, संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रभाव से रीतिकाल के में क्या है, अलंकार, रस और नायक नायिका जैसी जो परंपराएं जो थी वो विकसित हो गई थी। ठीक है, इसके बाद है कि काव्य शास्त्र का महत्व क्या था, तो काव्य शास्त्र के जो आचार्य और काव्य संप्रदायों का प्रभाव जो था वो रीति काव्य पर भी हमें देखने को मिला, क्योंकि उसका प्रभाव रीति काव्य पर पड़ा था। और इस युग में क्या था, रस और अलंकार, वक्रोक्ति आदि के जो निरूपण का कार्य भी हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर आगे देखें तो इस प्रकार क्या था, रीति काव्य का स्वरूप युगीन परिस्थितियों और शासकों के प्रभाव के कारण क्या था, श्रृंगार प्रधान बन गया था। ठीक है, आगे है रीति काव्य का वर्गीकरण। तो आचार्य शुक्ल का वर्गीकरण अगर हम देखें तो रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य को दो भागों में बांटा है। ठीक है, रीति ग्रंथकार कवि जिन्होंने समग्रतः या अशांत रीति परंपरा का पालन किया, और दूसरा था रीति काल के अन्य कवि के रूप में बांटा जिन्होंने रीति काव्य परंपराओं से मुक्त रहकर काव्य रचनाएं की थी। इन्होंने दो वर्गों में बांटा रीति काव्य को। ठीक है, विभाजन के अन्य विद्वानों का दृष्टिकोण जो है, शुक्ल जी के बाद विद्वानों ने रीति काव्य को तीन प्रमुख वर्गों में बांटा, जैसे कि रीतिबद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। ठीक है, ये अन्य विद्वानों ने बांटा शुक्ल जी के बाद। तो रीतिबद्ध कवि की अगर हम बात करें तो ये कवि रीति परंपरा के अनुसार लक्षण ग्रंथ लिखते थे। ठीक है, और कविता के उदाहरण के माध्यम से इन लक्षणों को स्पष्ट भी करते थे। और इनके जो प्रमुख कवि रहे हैं रीतिबद्ध के, तो वो थे चिंतामणि, मतीराम देव, भिखारी दास, सोमनाथ, जसवंत सिंह आदि। ठीक है, इसके बाद हम बात करें रीति सिद्ध कवि की, तो जिन्हें रस सिद्ध कवि भी कहा जाता है। इन कवियों ने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, लेकिन रीति काव्य परंपराओं को अपने काव्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनाया था। ठीक है, इसके जो प्रमुख कवि हैं वो हैं बिहारी, सेनापति आदि। रीतिमुक्त कवि की अगर हम बात करें, ये तीसरे कोटि के कवि आते हैं। तो इन कवियों ने ना तो लक्षण ग्रंथ रचे थे और ना ही रीति काव्य परंपराओं का पालन किया। ये जो थे वो पूर्णतः स्वतंत्र होकर श्रृंगार काव्य और प्रकृति चित्रण पर आधारित कविताएं रचते थे। ठीक है, और इसके अंदर जो प्रमुख कवि आते हैं वो हैं घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजवेद और आदि अन्य जो कवि रहे। तो इस प्रकार रीति काव्य के कवियों का जो वर्गीकरण था उनके काव्य रचनाओं में रीति काव्य परंपराओं के पालन या उससे मुक्त रहने के आधार पर किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे रीति काव्य की परिस्थितियों की। तो सबसे पहले परिस्थिति आती है रीति काल की में राजनीतिक परिस्थितियाँ। ठीक है, कि उसका रीति काल पर क्या प्रभाव रहा।
तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें राजनीतिक परिस्थिति में, तो पहले सबसे पहले क्या था उस समय 1566 से 1605 के बीच में अकबर का शासन रहा था। ठीक है, तो अकबर का जो शासन था वो शांति से भरा हुआ था, समृद्धि थी उस समय और स्वांगपूर्णता का काल रहा था वो। ठीक है, कूटनीति और समन्वय के कारण क्या था, देश में शांति और सुरक्षा की स्थिति भी थी। और इसके बाद आता है जहांगीर और शाहजहाँ का समय काल। अगर हम बात करें तो 1605 से 1658 के बीच में। तो जहांगीर के बाद शाहजहाँ ने शासन काल में राज्य का विस्तार होता है उसके काल में। ठीक है, शाहजहाँ ने ताजमहल और ताजमहल जैसे अन्य भी ऐतिहासिक स्मारकों का निर्माण किया। ठीक है, और वहीं शाहजहाँ की मृत्यु की अफवाह के बाद उसके पुत्रों में सत्ता का संघर्ष जो था वो शुरू हो गया था, जिसके अंदर अगर हम देखें तो औरंगजेब आता है। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब का शासन रहता है। इसके बाद औरंगजेब का समय काल था तो जो था 1658 से 1707 तक। ठीक है, तो औरंगजेब की धर्मधनता और कट्टरता ने क्या किया था, जो साम्राज्य था उसमें दरार डाल दी थी। ठीक है, राज्य विस्तार की लिप्सा के कारण क्या था, जो मराठे थे, सिख थे, उनके बीचों में विद्रोह शुरू हो गया था। अंग्रेजों के औरंगजेब के बाद 1707 में जो उसका जो साम्राज्य था उसका पतन होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और मुगल साम्राज्य का पतन कब होता है, 1707 से 1759 के बीच में। तो औरंगजेब के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाती है, सत्ता के लिए संघर्ष होते हैं, कई तरह के हमें देखने को मिलते हैं। और 1759 तक मुगल साम्राज्य जो होता है वो पूरी तरह कमज़ोर पड़ जाता है और छोटे छोटे जागीरदार जो थे उसके अंदर वो स्वतंत्र हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों का उभार भी इसी समय काल में हमें देखने को मिलता है। तो साथ ही में क्या था, मुगलों और अन्य भारतीय शासकों की कमजोरी का फायदा उठाकर जो अंग्रेज थे उन्होंने धीरे धीरे भारत पर कब्जा कर लिया। उन्होंने आक्रमण करने शुरू किए और जो भारत था उस पर कब्जा शुरू कर लिया और कर लिया था। 1803 तक अंग्रेजों ने क्या किया था, पूरे भारत पर आधिपत्य जमा लिया था, पूरी तरह से कब्जा कर चुके थे वो भारत पर। और आगे हम देखें तो राजनीतिक अस्थिरता और विलासिता की बात करें तो रीति काल के अंत में राजनीतिक अस्थिरता और विलासिता का जो प्रभाव था वो बढ़ रहा था और वो हमें देखने को मिलता है। राज दरबार और नवाबों के महल जो थे विलासिता के केंद्र बन गए थे, जिससे साहित्य में श्रृंगारिक प्रवृत्तियां भी बढ़ चुकी थी। ठीक है, राजनीति का प्रभाव क्या रहा, तो मुगलों के वैभवशाली साम्राज्य का अंत हुआ और अन्य शासकों का भी पतन हो गया। राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम था ये सभी। और रीतिकालीन साहित्य राजाओं और नवाबों के दरबार की नुमाइश बनकर ही रह गया था। ठीक है, जो रीतिकालीन साहित्य था वो जो राजा थे, नवाब थे, उनके ही दरबारों की में बस बन के रह गया था, उनकी नुमाइश बन के, कि वो उनके लिए ही वो रीतिकाल साहित्य लिखा जाता था जो कि श्रृंगारपूर्ण हुआ करता था। अब हम बात करेंगे सामाजिक परिस्थितियों की कि रीतिकाल में सामाजिक परिस्थितियाँ किस तरह की रहीं। ठीक है, तो सामंतवादी समाज और वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले तो रीतिकाल में समाजवादी समाज के सभी दोष जैसे सत्ता व्यवस्था की अव्यवस्था, जातिवाद और वर्गीकरण जो थे वो स्पष्ट हमें दिखाई देते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजन बढ़ गया था अधिक। साथ ही व्यवसायों को के आधार पर भी जातियां बनाई गई, जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई, माली आदि। ठीक है, तो व्यवसायों के आधार पर भी जातियां बना दी गई थी उस समय। खान पान और विवाह जैसी जो प्रथाएं थी वो भी जाति के आधारित हो गई थी। जो अभी हम देखते हैं कि विवाह से संबंधित की जाति को लेकर कई तरह की चीज़ें रहती है, वो भी ऐसी जो कुप्रथाएं थी वो भी उसी समय आधारित हो चुकी थी। ठीक है, अब ब्राह्मणों का प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है। तो ब्राह्मणों का अन्य जातियों पर क्या था, प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है और वे महत्वपूर्ण पदों पर थे, कर्मकांडों के बदलने में धन प्राप्त करते थे। ठीक है, और हालांकि उनका प्राचीन तेजस्विता, त्याग और वृत्ति खत्म हो रही थी उस समय। क्षत्रिय वर्ग की स्थिति क्या थी, तो क्षत्रियों का गौरव घटने लगा था, जितने भी क्षत्रिय थे। ठीक है, और वो क्या कर रहे थे, वो विलासिता में डूबने लगे थे और सुराही के प्रभाव में आ गए थे। वैश्य और शूद्र की स्थिति की बात करें तो वैश्य व्यापारों और उद्योगों को नष्ट होने से संपन्न नहीं रहे और शूद्रों को स्वर्ण जातियों की सेवा से अपनी जीविका चलानी पड़ रही थी। शूद्र समाज में उपेक्षित बन के रह गए थे। ठीक है, सामाजिक दोष और प्रथाएं की अगर हम बात करें उस समय काल में तो बाल विवाह हो रहे थे, बहु विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसे जो दोष प्रचलित थे काफ़ी, और अंधविश्वास भी, झाड़ फूक, शुभ अशुभ, बलि की प्रथाएं समाज में व्याप्त थी। शिक्षा और महिलाओं की स्थिति क्या थी, तो शिक्षा में भारी विघटन हुआ। ठीक है, शिक्षा नहीं मिल रही थी लोगों को। उच्च वर्ग के लिए संस्कृत पाठशालाएं थी पर अधिकांश जो जनता के लिए क्या था वो शिक्षा नहीं थी। ठीक है, सिर्फ उच्च वर्ग के लिए ही पाठशालाएं थी संस्कृत की। और स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी वहाँ पर उस समय काल में नहीं था। महिलाओं के लिए प्रतिव्रता और मातृव्रत ही मुख्य लक्ष्य होता था। धनी वर्ग की महिलाएं दिखावे और श्रृंगार में लीन रहती थी।
कला और संस्कृति का भी पतन हो चुका था। तो समाज में कला, संस्कृति और व्यापार से संबंधित मानदंडों का पतन हो रहा था। सामाजिक जीवन में अराजकता, विलासिता और नैतिक मूल्यों की कमी भी देखने को मिलती थी। जन सामान्य का साहित्य भी राजाओं और नवाबों की दरबारी संस्कृति के प्रभाव में हो गया था। सामाजिक जीवन का विघटन हमें देखने को मिलता है। तो समाज में निरंतर हसान्मुख हो रहा था। लोग भाग्यवादी और आक्रमण्य बन गए थे। ठीक है, दुराचार, व्यभिचार और अनाचार की प्रवृत्तियां हमें बढ़ती दिखाई दे रही थी, जिससे सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह बिखर गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक में सांस्कृतिक रीतिकाल में सांस्कृतिक परिस्थितियों की, कि रीतिकाल में सांस्कृतिक परिस्थितियों का क्या प्रभाव रहा। धर्म का हास्य हो चुका था। ठीक है, रीतिकाल में धर्म की उदात्तता जो थी वो समाप्त हो गई थी। शाहजहां के समय तक आ रही धार्मिक सहिष्णुता को औरंगजेब ने खंडित कर दिया था, जिससे धर्म में विभाजन और असंगति आई थी। बाह्य आडंबर, अंधविश्वास और रूढ़ियां जैसी जो समाज में थी वो फैलने लगी, और ढोंगी पंडितों, मौलवियों और साधु संतों ने समाज को ठगने का कार्य शुरू कर दिया था, जैसा आज भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, भक्ति भाव मार्शल और एक इंद्रिक हो गया था, और राधा कृष्ण की लीलाओं के बहाने कुत्सित भावनाओं का प्रदर्शन होने लगा था, कि जो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हमें जो पता है, उनकी जगह पर उनका बहुत ही अच्छा जो वर्णन वो होता था लीला का, वो हमें अच्छा नहीं देखने को मिलता था। ठीक है, श्रृंगारपूर्ण था, वो वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। इस तरह का वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता था। वो आम जो एक नायक नायिका के बीच में जो संबंध होता है, जो वो होता है, उस तरह की लीलाओं हमें राधा कृष्ण के रूप में दिखाई जाती थी। ठीक है, प्रस्तुत की जाती थी हमारे सामने। हिंदू और इस्लाम धर्म में विभाजन हुआ। तो हिंदू धर्म में अनेक पंथ निकल के आते हैं, वैष्णव, शैव, शाक्त, शक्ति। ठीक है, और 33 करोड़ देवी देवता प्रकट हुए। मंदिरों का वैभव बढ़ा, लेकिन धार्मिक आस्थाएं जो थी वो भौतिकवादी हो गई थी। इस्लाम में भी विभाजन हुआ था, और बौद्ध धर्म में वामाचार का प्रवेश भी हुआ। धर्म का प्रयोग अब सत्ता की स्वार्थ पूर्ति के लिए होने लगा था। मुल्ला, मौलवी तथा पुरोहित अपनी स्वार्थी दृष्टि से काम करने लगे थे। भक्ति काल और कृष्ण भक्ति संप्रदाय की अगर हम देखें, तो भक्तिकालीन संप्रदायों में राम सीता की श्रृंगारी लीलाओं का वर्णन हुआ। ठीक है, कृष्ण भक्ति संप्रदायों में मथुरा और वृंदावन जो प्रमुख केंद्र बने थे, और ललित संप्रदाय की स्थापना भी हुई। निर्गुण भक्ति संप्रदायों धामी, सतनामी, चरणदासी, गरीबंद का भी अस्तित्व बढ़ा हमें ना देखने को मिलता है। सांस्कृतिक पतन और कला का दरबारीकरण होने लगा था उस समय। तो रीतिकाल में कला और साहित्य जो था वो दरबारी बन गए थे, वे सामंती समाज के अनुरूप थिरकने लगे थे। श्रृंगार की सुचिता विलासिता में बदल गई, और रीतिकालीन साहित्य केवल सामंती समाज का दर्पण बन के रह गया था। जन सामान्य से जो ये साहित्य था वो विमुख हो रहा था, और केवल आश्रयदाताओं के प्रभाव में ही रहा। ठीक है, आश्रयदाताओं के प्रभाव में था। हिंदू मुस्लिम एकता का पतन हो रहा था। तो रीतिकाल में हिंदू मुस्लिम जो एकता के प्रयास जो थे वो विफल हो गए थे। औरंगजेब की कट्टर धर्म नीति के कारण दोनों धर्मों के बीच दूरियां बढ़ी। सांस्कृतिक मेलजोल और पारस्परिक आदान प्रदान में जो कमी आई थी, और संप्रदायों की दृष्टि से अब जो तत्व चिंतन से भौतिकता की ओर मुड़ गई थी। ठीक है, धर्म की वास्तविकता को विचलन होता है इसमें। ठीक है, तो मंदिरों की सांस्कृतिक गरिमा समाप्त होने लगी थी, और उनकी जो भूमिका थी वो बदल गई थी। मंदिरों में सेवकों का दासी, गोपी भाव रानियों आदि दास दासियों में बदल गया था। ठीक है, और धार्मिक सिद्धांत और परंपराएं बदलने लगी थी। बाह्य आडंबर ने जन सामान्य को पथ भ्रष्ट कर दिया था। पुराने संत जो थे, संत, पीर, सूफी और साधु कम दिखाई देने लगे थे, और जीवन की वास्तविकता से दूर होने लगे थे वो लोग। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है रीति निरूपण। तो इसकी सामान्य विशेषताएं हम देख लेते हैं। रीति कवि जो थे वो अपने ग्रंथों का निर्माण करते थे, वो काव्य शास्त्र का ज्ञान देने के उद्देश्य से करते थे। ठीक है, और इन काव्य ग्रंथों में ना सुबोधता, सुकुंठता और सरलता का विशेष ध्यान रखा गया था, और संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रचलित शैलियों का अनुसरण भी किया गया था। ठीक है, जो रीति कवि थे वो अपने ग्रंथों का निर्माण सिर्फ केवल काव्य शास्त्र का ज्ञान देने के लिए ही किया करते थे, और यही उनका उद्देश्य होता था। ठीक है, अब काव्य शास्त्र का आधार अगर हम देखें, तो रीति कवि संस्कृत काव्य शास्त्र के 8वीं-9वीं शताब्दी के ग्रंथों का संदर्भ लेते थे, और इन ग्रंथों में दिए गए लक्षणों का ब्रज भाषा में रूपांतरण करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, कवि शिक्षक के रूप में रीति कवियों ने आचार्य कर्म की अपेक्षा अपने कार्य को पूरा किया। ठीक है, अब इसमें रसवाद की प्रधानता भी हमें देखने को मिलती है। तो काव्य के विभिन्न अंगों का निरूपण करते समय रीति कवियों का दृष्टिकोण रसवादी था। उनके लक्षणों और उदाहरणों में सिद्धांत और व्यवहार दोनों की दृष्टि से रसवाद की स्थापना हुई। रीति कवियों ने काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए रस की प्रधानता को स्वीकार किया। ठीक है,
इसके बाद आता है श्रृंगारिकता। तो श्रृंगारिकता का भी प्रमुख तत्व हमें देखने को मिलता है इसमें, इन काव्य ग्रंथों में, काव्यों, रीति काव्य के अंदर, ठीक है। तो श्रृंगारिकता जो थी रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है और जो काव्य का प्राण भी है इसका, ठीक है। काव्य शास्त्र के बंधनों और नैतिक बंधनों के प्रभाव से श्रृंगार प्रवृत्ति का स्वरूप विकसित होता है, ठीक है। कवियों ने अपनी कल्पना के पंख फैलाकर श्रृंगारिकता को बखूबी व्यक्त भी किया था। काव्य शास्त्र के बंधनों का प्रभाव अगर हम देखें तो श्रृंगार रस के विभिन्न अंगों और उपांगों के आधार पर रचनाएं वर्गीकृत की जा सकती हैं, ठीक है। काव्य शास्त्रीय बंधनों के कारण कविता में एक रूढ़ता आई, लेकिन इसके बावजूद कवियों ने अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि को व्यक्त किया था। काम भावना और शरीर सुख। इस कविता में काम भावना का दमन नहीं बल्कि शरीर सुख की साधना दिखाई देती है, ठीक है, दिखाई गई थी। और संयोग के नग्न चित्र और नायकों की धृष्टताओं में संकोच नहीं किया गया था। प्रेम की विविधता के उन्मुक्तता। तो प्रेम में एक निष्ठा की जगह अनेकोन्मुखता आई थी, ठीक है, जिससे प्रेम की उन्मुक्तता और रसिकता सामने आई। प्रेम के चित्रण में शरीर सुख और भोगेच्छा की अभिव्यक्ति हुई और नारी को भोग्य उपकरण माना गया था। नारी की छवि किस तरह की थी इस काव्य में? तो रीति काव्य में नारी की भावनाएं उसकी काम भावना की अभिव्यक्ति के रूप में देखी गई थी, ठीक है। स्त्री के प्रति सामंती दृष्टि और नायक के कौतूहल का भाव व्यक्त हुआ है। प्रेम और वियोग का चित्रण भी हमें इसमें देखने को मिलता है। तो प्रेम में उन्मुक्त चित्रण के साथ ही वियोग की अवस्था में प्रेमी की मानसिक स्थिति का चित्रण किया गया। घनानंद की कविता में प्रेम की बारीकी और विरह के साथ संयोग के दिनों की स्मृति का अभिव्यक्तित्व हुआ है। गृहस्थ प्रेम। तो गृहस्थ प्रेम का सुंदर चित्रण रीति काव्य में हुआ है, जिसमें पति पत्नी के रिश्ते की भावनाएं व्यक्त की गई, ठीक है। विवेतर प्रेम का चित्रण भी कुछ कवियों की रचनाओं में हमें मिलता है, जैसे घनानंद और बोधा की कविताओं में हमें विवेत्र जो प्रेम है उसका चित्रण देखने को मिला है। और सामंती परिवेश और प्रेम। तो रीति काव्य में क्या था? प्रेम का चित्रण सामंती परिवेश में हुआ, ठीक है, जिसमें स्त्री पुरुष का स्वाभाविक आकर्षण उजागर होता है। और प्रेम की यह भावना जो थी सामंती समाज के प्रति प्रतिरोध भी दर्शाती है। प्रेम की सामाजिक स्वीकृति। तो रीति काव्य में प्रेम का चित्रण साहसिक कार्य के रूप में किया गया जो उस समय के समाज में असामान्य था, ठीक है। तो प्रेम को मनुष्य का शाश्वत स्वभाव माना गया था। इसके बाद तीसरा इसकी विशेषता आती है तो रीति इतर काव्य, ठीक है। राज, इसमें पहला पॉइंट है राज प्रशस्ति। तो कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के गुणों जैसे शौर्य, पराक्रम और दानशीलता का वर्णन किया इसमें, ठीक है। शौर्य और पराक्रम की बजाय आतंक और दान की सामग्री की विपुलता का अधिक वर्णन किया गया। यह कविता सामान्यतः आश्रयदाता के प्रति श्रद्धा के भाव के बजाय झूठी प्रशस्ति और धन एड़ने की भावना को व्यक्त करती है, ठीक है। भक्ति के अगर हम देखें तो इसमें भक्ति भी देखने को मिलती है। तो भक्ति प्रवृत्ति में पारंपरिक आस्थाओं और विश्वासों के आधार पर कवि जो थे वो देवी देवताओं की शरण में संकट निवारण और आत्म शांति की खोज करते थे। यह कविता धार्मिक भावना का परिचायक है जो भक्तिपरक कविता के रूप में प्रकट होती है, ठीक है। इसके बाद है नीति। तो नीति काव्य में कवि अपने अनुभवों, महापुरुषों की वाणी और अन्योक्ति द्वारा कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराते हैं। इसमें दो प्रमुख अंततः प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। पहला है सत्सई प्रकार की, ठीक है, और दूसरा अन्योक्ति अलंकार। तो सबसे पहले देखेंगे सत्सई प्रकार, तो जिसमें कवि अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर व्यक्ति को कर्तव्य का बोध कराता है, जैसे वृंद की सत्सई, ठीक है। अनुक्ति अलंकार में अगर हम देखें तो इसमें कवि क्या करता है? अनुक्ति अलंकार की सहायता से किसी को सावधान करता है या कर्तव्य का बोध कराता है। यह रचनाएं आमतौर पर दरबारी वातावरण में लिखी गई हैं, जहां शासक के कोप के भय से स्पष्ट रूप से कुछ कहना मुश्किल होता था। इसके बाद इसमें लास्ट हमें देखा जाता है प्रकृति। तो प्रकृति को श्रृंगार रस की उद्दीपक सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रकृति का कोई अन्य विशेष उल्लेख नहीं होता इनके रीति काव्य के अंदर। आई होप आपको ये यूनिट समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये जो हमारी यूनिट है यहाँ पे कंप्लीट होती है, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं ये भी आपको मिल जाएंगे, और उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नोट्स है वो पेड है, ठीक है, आपको परचेस करने पड़ेंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जीमेल आईडी दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ कांटेक्ट कर लो। ये टेलीग्राम चैनल पर भी ग्रुप में आप पूछ सकते हैं नोट्स के लिए। एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।